हमने कल प्रोसेस पढ़ाए थे। प्रोसेस में हम आइसोथर्मल के अंदर वर्क निकाला था हमने, W बराबर माइनस के 2.303 nRT log V2 बाई V1, या W बराबर माइनस के 2.303 nRT log P1 बाई P2 में भी। ये हमने कल कैलकुलेट करना सीखा था यहाँ से कि हम ऐसे वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने कल किया था। अब इसके आगे हम प्रोसेस के आगे, अब ये तो हमने वर्क निकालने का सारा सीख लिया कि अगर प्रेशर की टर्म में दिया हो तो वर्क कैसे निकालना है, वॉल्यूम की टर्म में दिया हो तो वर्क कैसे निकालना है, और ये वर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि अपन ने जो ये प्रोसेस जो पढ़ रहे थे, ये अपन कौन सा पढ़ रहे थे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। इसी के लिए हमने पढ़ा था, इसी के लिए हमने वर्क निकाले थे सारे, ठीक है। अब इसमें हम Q भी निकाल लिए थे। Q क्या था, इसमें माइनस W तो था, निकाला था कल, तो बस ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये Q निकल जाएगा, हो गया। यहाँ से ये जो माइनस है, ये हम माइनस क्यों ले रहे हैं इसका, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। अभी हम इसमें ये मानेंगे ये प्लस माइनस के वर्क में प्लस और माइनस क्यों आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा हो, तब नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर ये गैस जैसे एक्सपेंड हो रही है, अगर ये एक्सपेंड होने में खुद काम कर रही है तो माइनस लिया हमने। वहीं अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पर काम किया गया हो, मतलब ये हमारे द्वारा या बाह्य द्वारा, जब सराउंडिंग के द्वारा जब काम किया जाता है तो ऑन द सिस्टम लिया जाता है, उस टाइम पे ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दो नोटेशन यहाँ हो गए। इसमें Q का नोटेशन भी हम ले सकते हैं। Q हीट गिवन बाय द सिस्टम, कौन दे रहा है, सिस्टम हमें हीट दे रहा है, तो उसे नेगेटिव हो गई उसके लिए, ठीक है। हीट टेकन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट ले रहा हो तो पॉजिटिव हो गया। ये नोटेशन हमने पढ़े थे उस टाइम। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, हमने प्रोसेस सारे कंप्लीट कर लिए हैं एक बार के, क्योंकि जितने प्रोसेस थे 5-6 जो भी प्रोसेस है सारे पढ़े, उनमें से हमने वर्क निकालना भी सीख लिया। हमारे लिए वर्क का इंपॉर्टेंस था कि वर्क कैसे निकाला जाए, क्योंकि रिवर्सिबल है तो वर्क मैक्सिमम होगा। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता, ठीक है। ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता। सबसे पहले ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता के बारे में समझ लें। तो ऊष्मा के बारे में अपन सीधा सीधा बोले, ऊष्मा के बारे में हम क्या बोलेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी या मोड ऑफ एनर्जी या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही क्या होती है, हीट कहलाती है, या फिर एनर्जी की एक फॉर्म ही क्या होती है, ऊष्मा होती है। दूसरे भाषा में अगर इसको बोलना जाए तो तंत्र और परिवेश, तंत्र सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ऊर्जा का विनिमय होता है, और उस ऊर्जा के विनिमय के दौरान जो उसमें तापांतर होता है, मतलब परिवेश तंत्र के अंदर जो तापांतर अंतर आता है, वो जो तापांतर है वही क्या है, उसकी ऊष्मा है। मतलब अगर हम ऊष्मा को वन वर्ड में बोलें, अगर वन वर्ड में हमें कोई पूछे
तो हम यही बोलेंगे मोड ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो ऊर्जा एनर्जी का एक्सचेंज जो हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज के दौरान, इस एनर्जी का एक्सचेंज के दौरान इसके टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, उसका हीट है। क्या है? वही हीट है। मोड ऑफ एनर्जी बोल दिया, फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दिया, या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल दिया, ये सारा हीट कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ऊष्मा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, नाम से ही समझ आ रहा है, कैपेसिटी मतलब अब ये जो भी सिस्टम है, ये जो भी सिस्टम है या सब्सटेंस है, जो भी है, ये इसको हमने हीट दी और उस हीट की वजह से इसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हीट हम इसे दे रहे हैं, गिवन, ठीक है, दे रहे हैं। जो हीट हमने इसको दी और उसकी वजह से इस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, वही उस सिस्टम की क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यही हो गया, ये जो भी सिस्टम था वो इतने ही हीट को एब्जॉर्ब कर सकता था, क्योंकि इतना एब्जॉर्ब करते ही उसका माना, उसका जब पहले टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड था, जैसे ही उसे कुछ क्वांटिटी में हीट मिली तो उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब वो जो भी एक्स क्वांटिटी मिली होगी उसकी वजह से क्या 1 सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो 101 हो गया इसका मतलब। अब ये अपने पहली वाली अवस्था में नहीं रहा है सिस्टम, या पहले जो इसकी हीट उसमें नहीं रहा, तो वो इसकी हीट कैपेसिटी हो गई कि भाई ये इतनी हीट ही ले सकता है, इतनी लेते ही इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं, HC, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस तंत्र के ताप में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे, वह उस तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, CdQ/dt, CdQ/dt, ये हमें याद रखना है। Q क्या है ऊष्मा, T क्या है टेम्परेचर, C क्या है उसकी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, C लिख दिया मैंने इसको, आगे हम इसको समझेंगे। ये इसका फॉर्मूला, जूल पर केल्विन। क्यों, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टेम्परेचर की यूनिट हम किस में लेते हैं, केल्विन में, क्योंकि हमने कल ही यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है। तो ये रहा, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई जूल पर केल्विन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये तो हमने ऊष्माधारिता पढ़ लिया,
अब ऐसे ही एक उष्माधारिता और कौन सी होती है? विशिष्ट उष्माधारिता। कौन सी? विशिष्ट उष्माधारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। क्या? विशिष्ट उष्माधारिता क्या है? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा, मतलब यहाँ हमारा इकाई मात्रा से मतलब है 1 ग्राम से। किससे है? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। किसके लिए? 1 ग्राम पदार्थ के लिए। तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया? हमने यहाँ किसकी बात कर दी? ग्राम की बात कर दी है। तो अब जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ऐसे लिख दें हम इसको, या फिर हम CS भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, कुछ भी। हमने CS लिख दिया। इक्वल किसके होगा? जो हीट कैपेसिटी है वो अपॉन W। W यहाँ क्या है? वेट इन ग्राम में। ठीक है, ये तो जूल में है ही है, हीट कैपेसिटी तो जूल में ही होगी, और ये किस में आ गया? इन ग्राम में आ गया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब इसकी यूनिट पूछ ले हुए हमसे कि विशिष्ट उष्माधारिता की आप मात्रक बताओ, यूनिट बताओ। तो आप इसकी यूनिट क्या बताओगे? जूल तो हमें पता है कि जूल तो होता ही है, केल्विन भी होता ही है। जूल केल्विन इनवर्स तो हमें पता है, क्योंकि हीट कैपेसिटी तो लिया है वापस यहाँ पर। भाग किसका लग रहा है? वेट का। वो किस में है? ग्राम में है। तो ये क्या हो जाएगी? विशिष्ट उष्माधारिता की यूनिट। जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। फॉर्मूला क्या है? CS इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन वेट। ठीक है, ये हो गई विशिष्ट उष्माधारिता। इसका यूनिट भी पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ ली? उष्माधारिता पढ़ ली है, विशिष्ट उष्माधारिता पढ़ ली है। अगला हम पॉइंट क्या पढ़ेंगे? एक और पढ़ना है इसके बारे में। वो है मोलर उष्माधारिता। क्या है? मोलर उष्माधारिता। अब भाई हमने जब ये पढ़ा है, अब मोलर उष्माधारिता भी पढ़ लेंगे। डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं होना है। अब जो हमने विशिष्ट की पढ़ी थी वही किसकी पढ़नी है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर उष्माधारिता। मोलर उष्माधारिता। ठीक है, अब किसका पढ़ना है? मोलर उष्माधारिता का। मोलर आ गया है, पहले विशिष्ट आया था। हमने क्या बोला था? पदार्थ की इकाई मात्रा। अब उसी पदार्थ का 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल का 1 मोल के लिए 1 मोल का 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उसकी क्या कहलाएगी? मोलर उष्माधारिता।
क्या आ जाएगा, 1 मोल के लिए। तो अब सीधी सी बात है, 1 मोल के लिए बात आ गई। तो अब इसे हम क्या बोल देंगे, Cm बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या होगी, हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है भाई, नंबर ऑफ मोल। अगर अब हमें यूनिट पूछ ले फिर से कि भाई मोलर ऊष्माधारिता की यूनिट बताओ, मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, हीट कैपेसिटी की तो तुम्हें पता है क्या है, जूल केल्विन इनवर्स। नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या है, मोल इनवर्स, बस क्या आएगी, मोल इनवर्स, ठीक है। ये हो गया है। मोलर ऊष्माधारिता क्या है, पदार्थ के 1 मोल के लिए 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में, कोई पदार्थ है उसका 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना है, उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलर ऊष्माधारिता। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में हमने पहले हीट कैपेसिटी का पढ़ लिया, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली है, और मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ ली है। इसका हमने क्या देखा था, सीधा C dQ/dt था इसका। स्पेसिफिक हीट में हमने क्या पढ़ा है, CS बराबर हीट कैपेसिटी अपॉन वेट, और इसमें हमने क्या पढ़ा है, Cm हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल। क्या है हीट कैपेसिटी, क्या, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा भी बोला जा सकता है। अगर मैथमेटिकली कोई पूछे तो चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, उसे ही क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया और मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ ली। इन दोनों में हम एक रिलेशन बना सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके लिए हम सीधा एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हम मोल लिखें, मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास, ये हमने पढ़ा होगा। जब हम किसी का भी मोल निकालने हो तो यही फॉर्मूला पढ़ते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। ये हम यहाँ रख सकते हैं। जैसे हमने इसमें रखा मोलर वाले में, तो हीट कैपेसिटी अपॉन वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, तो Cm बराबर हीट कैपेसिटी अपॉन वेट इनटू मोलर मास। ये आपको कहीं दिख रहा होगा, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना, Cm इज इक्वल टू CS इंटू मोलर मास। अगर कोई पूछ लेवे कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। जो भी सब्सटेंस होगा उसके मोलर मास को अगर उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देवें तो हमारे को उसकी मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाती है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक का पढ़ लिया है। अब ये हो गया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलते हैं। अब ये तो डेफिनेशंस खत्म हो गई इसकी। अब हीट कैपेसिटी से अब अपन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें जूल थॉमसन तक चलना है। जूल थॉमसन में इनका काम आएगा हीट कैपेसिटी का वहाँ। तो अब यहाँ एक इंडिविजुअल पूरा एक टॉपिक चलेगा जो इसी पे चलेगा। हीट कैपेसिटी से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, C बराबर dQ/dt। छोटा लिख दिया है, बड़ा लिख दिया कि उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ ये है टेम्परेचर को डिनोट करने वाला। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, ये टेम्परेचर को डिनोट करता है और ये हीट को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ से। एक तो हम देखेंगे एंथैल्पी के लिए, H के लिए, एक हम देखेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। एंथैल्पी, ये एंथैल्पी फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है।
ये फंक्शन किसका होता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक, हम हीट कैपेसिटी में dQ/dt। अब इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे CP और CV। कौन सा? CP और CV के रिलेशन बनेंगे। तो उसके लिए CP और CV, ये P जो है ये प्रेशर है, V जो वॉल्यूम है, तो इसके लिए हमें एंथैल्पी पे बात करनी पड़ेगी और एनर्जी पे बात करनी पड़ेगी। क्यों? एंथैल्पी जो होता है वो फंक्शन ऑफ T और P होता है, एनर्जी हो जाता है T और V होता है, और भी होता है T और P भी हो जाएगा, उसमें V और P भी होगा, पर हम T और V वाला पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, अब ये है, तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर डी, ठीक है, प्लस dH/ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये आगे भी काम आएगी, इससे हम कुछ निकालेंगे। क्या लिखा है? dH बराबर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ dH अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर इंटू dt, dH/dP और dP। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो dP मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो क्या बनेगा सिर्फ यहाँ पर? dH/dt कांस्टेंट P और dt, ये हो गया है। ये हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब हम क्या जानते थे? एक इक्वेशन हम जानते थे, एक तो हम जानते थे, हमने कल एक फंडामेंटल पढ़ रहे थे तब H बराबर E+PV पढ़ा था। ठीक है, एक हमने फर्स्ट लॉ से पढ़ा था कि DE बराबर DQ माइनस PdV। मैंने वर्क को उसके फॉर्म में लिख दिया है PdV। ठीक है, एक मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब मैं इसको भी DH में, इसकी DH फॉर्म आपको पता होगी, तो क्या लिखी थी? DH बराबर DE प्लस PdV प्लस VdP। ठीक है, ये हमने कल भी किया था। फिर यहाँ से हम इसको यहाँ रख देंगे, ये DE की वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? DH DQ आया माइनस PdV आया प्लस PdV आया प्लस VdP आया। ठीक है, PdV से PdV कैंसिल हो चुका है, DH बराबर DQ आ चुका है। ठीक है, बराबर क्या हो गया है? यहाँ से ये कट के प्लस VdP आया है, और हमने कौन सा लिया है? एट कांस्टेंट प्रेशर लिया है, तो ये फिर से क्या चला जाएगा? जीरो। तो DH बराबर क्या हो जाएगा? DQ। DH बराबर क्या हो जाएगा? DQ। तो अब ये DH जो है, अब इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल वाला DH भी बोल सकते हैं कि ये लो, ये हो गया है। ठीक है, तो अब और ये जो DQ बोलते हैं, अब यहाँ एक अलग से बता देता हूँ। अगर ये DU बोला हुआ है और ये डेल्टा बोला हुआ है, तो ये जो है ये रिवर्सिबल में होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे जो अंतर होते हैं, जब छोटे छोटे अंतर चल रहे होते हैं और फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसे अपन रिवर्सिबल में पता नहीं कर सकते ना कि प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब तो लिया जाता है ये D। डेल्टा कब लिया जाता है? जब निश्चित अंतर हो जाए, जब निश्चित अंतर हो जाए। इरिवर्सिबल के अंदर था ना कि जैसे यहाँ से पिस्टन एकदम से यहाँ चला गया, वापस यहाँ आएगा नहीं, और ये बड़ा अंतर था सीधा मोटा रूप से, तो निश्चित अंतर बड़े पद में हुआ है सीधा, ये लो बड़े पद में हुआ है, तो डेल्टा। तो अब मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ डेल्टा H बराबर Q भी बोल सकता हूँ, ये आगे काम आएगा अपने लिए, और DH बराबर DQ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें एक चीज़ मिली है, इसे हम 2 नंबर लिख दें मैं माना, तो DH की जगह हम क्या रख सकते हैं? DQ रख सकते हैं। क्या? DH की जगह हम DQ रख सकते हैं। तो DH बराबर DQ अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर P और DT लिख दिया।
हो गया सही, आ गया। तो अब डी क्यू बाई डी टी, यही तो फॉर्मेट चाहिए था, डी क्यू बाई डी टी आ गया है, डी क्यू बाई डी टी आ गया है। अब इस डी एच, ये डी एच अपॉन डी टी बराबर, या इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं ना, ये सी लिख दिया और ये पी लिख दिया। कौन से पे था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे था, तो डी एच अपॉन डी टी, इसको मल्टीप्लाई वाले को मैं इधर लिया आया, इधर से इधर लिया आया तो ये यहाँ आ गया, तो डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, और अब इसे मैथमेटिकल में अपन कैसे भी बोल सकते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन व ताप में परिवर्तन के अनुपात स्थिर दाब पर क्या कहलाता है, ये ऊष्माधारिता कहलाता है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाता है। ठीक है, इसको लिखे गए अपन, अगर लैंग्वेज में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, ये वाली इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू सी पी। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो स्थिर दाब पर एंथैल्पी व ताप के आंशिक अवकलन के अनुपात को उस तंत्र की ऊष्माधारिता Cp कहते हैं। क्या कहते हैं, Cp कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ये याद रखने वाला है। देखो समझ आया कि नहीं आया। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऊष्मा और ऊष्माधारिता पढ़ा है, हम ये सीपीसीवी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे काम आएगा। तो हम यहाँ से सीपीसीवी के रिलेशन भी बनाएंगे, सीपीसीवी में क्या रिलेशन बन रहे हैं, सीपीसीवी निकल कैसे रहा है और किन से निकल रहा है, तो ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऊष्माधारिता वगैरह पढ़ लिया था, और हमने पढ़ा था ऊष्माधारिता होता क्या है, डी क्यू बाई डी टी होता है। अब इसमें हम एक बार एंथैल्पी का इफेक्ट देखेंगे और एक बार उसकी इंटरनल एनर्जी या एनर्जी का इफेक्ट देखेंगे। अब ये एक चीज़ होती है कि जो एंथैल्पी होता है वो फंक्शन ऑफ टी और पी होता है, वैसे एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टी और वी होता है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो बचा जो डी टी वापस, क्योंकि ये आंशिक अवकलन है तो ये हो गया वापस डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डी पी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि एट द कॉन्स्टेंट पी, कौन सी कंडीशन लेंगे, कॉन्स्टेंट पी, क्योंकि देखो वॉल्यूम तो इसमें कॉन्स्टेंट होना जैसे रहा, टेम्परेचर हम करने नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हमारे लिए वेरी करना है, हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर तो वेरी करना है, तो हम किसको कांस्टेंट कर सकते हैं, यहाँ से पी को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं, पी को कांस्टेंट किया। जैसे ही हमने पी को कांस्टेंट किया तो क्या हुआ, डीपी जीरो हो जाएगा, तो डीपी जीरो हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई वाला पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो बचेगा क्या, डी एच अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी डी टी, ये हो गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम कल जब फंडामेंटल पढ़ रहे थे, जब हमने फंडामेंटल पढ़े थे तो सेकंड फंडामेंटल जो अपन निकाल रहे थे वो H बराबर E प्लस पी वी के रिलेशन से निकाला था। एंथैल्पी के लिए जो सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन निकाली थी वो H बराबर E प्लस पी वी से निकाली थी। अभी H प्लस E प्लस पी वी से कैसे, डी एच बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी वी बना, डिफ्रेंशिएशन किया, और डी ई हमने फर्स्ट लॉ से पढ़ा है कि डी ई बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी होता है। यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल, और डी पी तो हमारा वैसे ही जीरो हो जाना था क्योंकि कॉन्स्टेंट पी था, तो ये हो गया यहाँ पर जीरो। तो डी एच बराबर डी क्यू हो गया, डी एच बराबर डी क्यू, इसको आंशिक में भी बोला जा सकता है कि डी एच बराबर डी क्यू, यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, मतलब जो एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वही उसकी ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर होगा। जो भी सिस्टम है उसकी ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है वही उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमें ये मिला, तो हम ये सीधे 2 नंबर जो इक्वेशन थी हमने यहाँ 1 नंबर में देखा कि इस जगह हम डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, इस एच को हमने डी क्यू में रिप्लेस कर दिया तो डी टी, डी क्यू बाई डी टी। और जैसे ही हमने ये बनाया तो हमें क्या दिखा कि ये तो कैपेसिटी तो है, ये तो हीट कैपेसिटी है, पर है किस पर,
कांस्टेंट प्रेशर पर है तो हमने उसके नीचे सी के नीचे पी लगा दिया, कांस्टेंट प्रेशर बना दिया। और फिर हमने इसका लिख दिया कि कौन से दाब पर, स्थिर दाब पर एंथैल्पी व ताप के आंशिक अवकलन के अनुपात को उस तंत्र का ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ अपन कंप्लीट। इसके बाद अपन ने सीपी निकाल लिया है। अब ऐसे क्या निकलेगा भाई, सीपी निकला है तो सीवी भी निकालना पड़ेगा। अब सीवी कैसे निकालोगे आप, सीवी, अब सीवी मतलब सीवी का मतलब ही समझ जाओ। जैसे ये बोले इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो इसमें आ नहीं रहा है पर इसमें जरूर आ रहा है। तो टेम्परेचर तो हम फिर से कांस्टेंट नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज हमें दिख रहा है। हम किसको कांस्टेंट कर लेंगे, इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे और फिर हम उससे निकाल लेंगे। ठीक है, इसका निकाल के देखते एक बार। ये भी लिखें डी ई बराबर डी ई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डी टी। ठीक है, प्लस डी ई डी वी टेम्परेचर और डी वी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे लिए क्या जीरो होना चाहिए था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन होगा अब हमारा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, तो बचा कौन, ये बचा। तो अब इसके लिए डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी और डी टी। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये रहा। अब हम क्या जानते थे कि फर्स्ट लॉ से हम क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ से हम क्या जानते हैं, डी ई बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी जानते हैं, सही है। और फिर से हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आ गई तो डी वी फिर से क्या हो गया, जीरो। तो डी ई बराबर डी क्यू, मतलब इस बार भी हम कहाँ पर क्या रख सकते हैं, डी क्यू कहाँ रख सकते हैं, डी ई की जगह। तो डी ई बराबर डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब टी को हमने इधर भेज दिया है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इधर भी लगा दिया, और इसे हम क्या बोलते हैं फिर से, डी क्यू बाई डी टी। हीट कैपेसिटी दिख गया, पर इस बार किस पे है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे कि डी ई बराबर डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी। ठीक है, आ गया फिर से एक इक्वेशन। सी पी हमने इससे निकाल लिया था, सी वी इससे निकाल लिया था। स्थिर दाब की जगह अब स्थिर आयतन हो जाएगा, एंथैल्पी की जगह आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में ताप का आंशिक अवकलन के अनुपात को उस तंत्र की ऊष्माधारिता का सीवी कहते हैं। बस हो गया, ये लो क्या निकाल लिया हमने, दोनों निकाल लिए हैं। डी एच बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी, डी ई बाई डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी, यही तो है। यहाँ से एक चीज़ अगर अब हम टेम्परेचर के अंतर निश्चित कर दें, में निश्चित कर दें, में अंतर निश्चित कर दें, में तब क्या होगा। ठीक है, और जो भी पदार्थ है उसके n मोल ले रहे हैं, कितने n मोल ले रहे हैं। हो गया। तो अब इसमें वापस देखो कि DH बराबर NCP dt। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये याद रखना है। यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनेगा कि DE बराबर NCV dt। ठीक है, बना। ये तो है जब स्मॉल चेंज हो,
जब कैसा चेंज हो, स्मॉल चेंज हो तो ये है। अब अगर जैसे फिक्स चेंज कर दिया, फिक्स चेंज मतलब T1 से T2 जाएगा ही जाएगा, T1 और T2 का ही रहेगा। इसमें कुछ नहीं है कि T1 कहाँ बन रहा है, T2 कहाँ बन रहा है, इसमें वो है आप T1 T2 के डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ जा रहा है रिवर्सिबल में आप नहीं बता पाते हैं। तो ये हो गया वो। पर जैसे ये हुआ, जैसे मैंने फिक्स चेंज का बोला, फिक्स चेंज का मतलब डेल्टा, तो डेल्टा H बराबर एन सी पी डेल्टा T, डेल्टा E बराबर एन सी वी डेल्टा T, डेल्टा H बराबर एन सी पी T2 माइनस T1, डेल्टा E बराबर एन सी वी T2 माइनस T1। आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी हीट कैपेसिटी है और उसका टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ जाके हम क्या करते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था कि उष्मा या उष्माधारिता किसे कहते हैं, उससे जाकर हमने क्या फाइंड कर लिए, Cp और Cv फाइंड कर लिए। क्यों, ये हमारे लिए आगे काम आएंगे और इनसे हम आगे सवाल भी करेंगे। ये हमारे सवाल करने में काम आते हैं कि किसी की अगर एंथैल्पी में अंतर फाइंड करना हो, हमें Cp दे रखा हो, नंबर ऑफ मोल दे रखे हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं उसके टेम्परेचर में क्या क्या अंतर होंगे, जो भी है यहाँ से। अब ये हो गया है। अगला आप क्या पढ़ेंगे, अब Cp Cv में रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, Cp और Cv में रिलेशन पढ़ेंगे। भाई जब हमने Cp Cv फाइंड कर लिया है, तो अब Cp Cv में रिलेशन भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप Cp Cv भी जान गए कि Cp Cv क्या होता है, कैसे निकलता है, किसके लिए क्या ज़रूरी है। आप Cp और Cv में बस इतना ही याद रखना है कि एक बार एनर्जी की टर्म आएगी और दूसरी बार एंथैल्पी की टर्म आएगी। अगर Cp बोल दिया तो एंथैल्पी की टर्म आएगी और Cv बोल दिया है तो एनर्जी की टर्म से आएगी, ठीक है। अब अपन Cp और Cv में रिलेशन देखते हैं। Cp और Cv में रिलेशन ऐसे सबको पता है, सबके नॉन जो है सबको, Cp माइनस Cv बराबर NR। इफ n इज इक्वल टू 1 तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है, ठीक है। ये आपका मेयर्स रिलेशन है, इसका नाम मेयर रिलेशंस है, ठीक है। और ये आप सब 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। Cp Cv का रिलेशन Cp माइनस Cv बराबर R होता है। आज हम इसको निकालने का भी तरीका सीखेंगे कि Cp माइनस Cv कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वापस हमने कौन सा करना है, Cp माइनस Cv है तो सबसे पहले DH वाला जो फॉर्मूला था वही लिखना है, वो लिखेंगे। फिर उसका क्या करना है, कांस्टेंट पे करना जो भी है। तो अब Cp एंथैल्पी वाला हो गया फॉर्मूला था, एंथैल्पी बराबर H बराबर E प्लस PV था, ठीक है। अब इसको H बराबर E प्लस PV को हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एट कांस्टेंट P। किस पे, एट कांस्टेंट P। तो अब एट कांस्टेंट P पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो क्या आएगा, dH dt at P dE dt at P प्लस P dV बाई dt एट, ये होगी, ठीक है। दूसरा वाला हमने नहीं किया है क्योंकि प्रेशर है, तो P dP आएगा, dP वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने वो लिखा नहीं है। साथ में हम यहाँ से एक चीज़ और भी जानते हैं, Cp माइनस Cv के बारे में आप क्या जानते हो। अगर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रिलेशन बताया था वो क्या था, dH बाई dt एट कॉन्स्टेंट P माइनस dE बाई dt एट कॉन्स्टेंट V। ये भी तो रिलेशन हो सकता है, इसको भी तो रिलेशन ही बोलेंगे। ये हमने Cp और Cv की वैल्यू रख दी है और ये हमने
H बराबर E प्लस पी वी से ये निकाला है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। अब आप कहाँ पर क्या कुछ सिमिलर सा दिख रहा है, तो आप देखोगे कि इस जगह पर डी एच बाई डी टी एट पी, डी एच बाई डी टी एट पी, तो मतलब ये वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू है वहाँ रखी जा सकती है। इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखने पर, इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखने पर, ठीक है। रखो सी पी माइनस सी वी बराबर, अब यहाँ आएगा डी ई बाई डी टी एट पी प्लस पी डी वी बाई डी टी एट पी माइनस डी ई बाई डी टी एट वी, हो गया। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि अब क्या करें, अभी ये सेम दिख रहा है पर अलग अलग जगह पे है, तो कटने की तो कोई चांस नहीं है। तो अभी आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अब डी ई की ज़रूरत है, मतलब 2 डी ई दिख गए हैं, तो अब इनको कहीं ना कहीं तो मर्ज करना पड़ेगा, या तो इनको हटाओ या कुछ ना कुछ करो। तो आपके पास पता था कि जैसे ये था, ये हमने एक निकाला, वैसे ही हमारे पास एक और भी था। कौन सा था? डी ई के लिए भी था। कौन सा था? डी ई के लिए भी था। तो अब डी ई के लिए भी लिखो, डी ई बराबर डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, डी टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी और डी वी, ठीक है। अब अगर ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, ये आ गया, अभी उसमें कुछ ऐसा सेम सा दिख रहा है कि हाँ ये दिख रहा है ऐसा कुछ, पर ऐसे काम नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ डी टी है या डी टी नहीं है। तो अब क्या करना है, जो भी इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 में डी टी का भाग दे दो। डी टी का भाग देते ही क्या होगा, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी वी डी टी बाई डी टी प्लस डी ई बाई डी वी टी और डी वी बाई टी टी, ठीक है। कट गया, ये तो हो गया, यहाँ तो किस्सा ख़त्म इसका। अब ये ऐसा कुछ सेम सा दिख गया, पर यहाँ डी ई बाई डी टी दिख रहा है, यहाँ पे भी डी ई बाई डी टी तो दिख रहा है, पर क्या नहीं दिख रहा है, प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ इसको ऐसे भी कर दो, एट कांस्टेंट पी कर दो, इसी इक्वेशन को कांस्टेंट पी कर दोगे तो ये था, बस ये लो डी ई बाई डी टी कांस्टेंट पी आ गया बस। अब क्या दिख रहा है, अब कहाँ पर क्या रखना दिख रहा है अपने को कि ये जो भी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5, ये वैल्यू है, ये है, ये है, तो अगर यहाँ पे भी हम ये रख सकते हैं कि डी ई बाई डी टी बाई पी बराबर ये रख दो पूरा, ये यहाँ रख दो, तो अपन दोनों दिख गए अब अपने को, डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये रहा डी ई बाई डी टी कॉन्स्टेंट वी, या डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये दिख गया। तो अपन इक्वेशन 5 अब कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन 5 की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ताकि ये जैसे यहाँ रखेंगे तो ये वाला इससे कट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, इसकी वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं क्या आता है भाई, कि सी पी माइनस सी वी बराबर डी ई बाई डी टी एट वी, ठीक है, प्लस डी ई बाई डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी वी बाई डी टी पी
प्लस पी dv बाई dt एट कांस्टेंट p माइनस dE बाई dt कांस्टेंट v। ये हमने रखा Cp बराबर dE बाई dt कांस्टेंट v dE बाई dv कांस्टेंट t इंटू dv बाई dt कांस्टेंट p प्लस p dv dt कांस्टेंट p माइनस dE बाई dt कांस्टेंट v। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? साफ साफ सा ये दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है। ठीक है, इसको और इसको टर्म्स को देखो, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, पर ये यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो Cp माइनस Cv बराबर क्या लिख लेंगे? P प्लस dE बाई dV एट t और मल्टीप्लाई में कौन आएगा? dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट p। ये लो क्या आ गया है? Cp और Cv में रिलेशन आ गया है। क्या आ गया? Cp और Cv में एक रिलेशन आ गया है। अब आपको एक बार देख लो सारा Cp और Cv में रिलेशन कैसे निकाला। Cp और Cv में रिलेशन जो होता है वो NR का होता है। हमने इसको ये लाना है हमारे को अभी, और हम अभी कहाँ पहुँचे हैं कि हमने H बराबर E प्लस PV लिया, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमने क्या मिला? dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dE बाई dt कांस्टेंट प्रेशर, P इंटू dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि अब इसमें से P जो वैसे ही कांस्टेंट कर देंगे तो dP 0 हो जाता है, इसलिए हमने अगली टर्म नहीं ली है। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखने पर कहाँ रख रहे हैं? यहाँ वाले में। अब यहाँ कौन है? dH बाई dt एट कांस्टेंट P है, तो ये सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इस जगह चल जाएगी। वो कुछ ऐसा बनता है पूरा, ये बना। तो अब यहाँ से हमें मिलना है कि यहाँ हमें दो चीज़ें दिख गई, E वापस मिला है दोनों जगह, तो अब हमें E को मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए हम DE बराबर dE बाई dt एट कॉन्स्टेंट V dt प्लस DE बाई dV एट कॉन्स्टेंट T और dV, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, जब CV निकालना था तब ये किया था। अब यहाँ से जैसे ये किया, अभी तक हमारे को इसमें टर्म्स में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि हम कुछ रखें, क्योंकि यहाँ dt आ रहा है, यहाँ dt नहीं था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो 4 थी उसमें dt का भाग दिया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पे दिया था? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो dE बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारा करा तो यहाँ से dt कैंसिल हो गया है। अब यहाँ आपको dE बाई dt एट कांस्टेंट p ये यहाँ दिख रहा है, इसमें हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी है पूरी, और आखिर में जब जाते हैं तो ये हो गया। अब इसमें ये जो dE बाई dt है ये नेग्लिजिबल होता है, इस जगह हम चेंज करें। ठीक है, हमने यहाँ तक ये पहुँच गए। तो ये Cp माइनस Cv बराबर P प्लस DE बाई dV T एट dP बाई dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट P। अब ये देखा, अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि हमें यहाँ पहुँचना है, Cp माइनस Cv बराबर R पे पहुँचना है। तो ये कैसे पहुँचेंगे? इससे, इसके लिए हम इसमें जो ये dE बाई dV एट कांस्टेंट T है ना, एक आंतरिक दाब का ही है। ये क्या है? एक आंतरिक दाब है जो गैस प्रसार हो रही है, जो भी सिस्टम था उसमें गैस जो प्रसार हो रही है, गैस प्रसार हो रही है, उसके विरुद्ध लगने वाला संसंजन बल है। गैस जो प्रसार हो रही है, dV बाई dt एक आंतरिक दाब है, जो गैस प्रसार हो रही है उसके विरुद्ध लगने वाला संसंजन बल कह सकते हैं। अब ये ठोस व द्रव के लिए इसका मान काफ़ी उच्च होता है, मतलब
सॉलिड और लिक्विड के लिए dE/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो आंतरिक दाब है, इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर जो उसके लिए विरुद्ध फोर्स, जो अपन प्रसार के विरुद्ध लगने वाला है, जैसे ये यहाँ से प्रसार हो रहा है तो इसके विरुद्ध लगने वाला वापस बल है, वो इनके लिए तो काफ़ी उच्च होता है, हाई होता है। किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। जबकि गैस के लिए नगण्य होता है, और उसमें से भी अगर गैस आदर्श हो जाए, अगर आदर्श गैस हो जाए तो ये शून्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है। आदर्श गैस के लिए इसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे वहाँ शून्य होए तो अब क्योंकि हम तो आदर्श गैस पे ही बात कर रहे हैं सारा, आदर्श गैस के लिए अब ये शून्य होगा, तो Cp माइनस CV बराबर P, और ये तो जीरो हो गया है। अब क्या है? dV/dt एट कॉन्स्टेंट P बचा है। अब यहाँ से कुछ ऐसा देखो, अगर याद आए आदर्श गैस समीकरण अगर तुम्हें याद आए तो PV बराबर nRT होता है। ठीक है, अपने पास P की वैल्यू हम बदल सकते हैं। P की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? nRT/V रख सकते हैं, nRT बाई ये रख सकते हैं, या फिर V की वैल्यू क्या रख सकते हैं? nRT/P, दोनों में से कोई सी भी रख सकते हैं। अब यहाँ हमने कौन सी रखनी है? V। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे कौन है? V है। कौन है हमारे यहाँ चेंज में? V है। ये रख ले हुए, तो ये V की वैल्यू रख ले हुए, इसमें T भी आ जाएगा क्योंकि T भी है हमारे पास, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसमें ये वैल्यू रखो एक बार, कहाँ रख रहे हैं? इसकी जगह रख रहे हैं Cp माइनस CV बराबर P nR। ठीक है, P वापस आ गया है, V की हमने वैल्यू रख दी है, V की वैल्यू जो भी रखी, और ये dt है, T यहाँ बच जाता है क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, P अपना आप में कांस्टेंट है, ये आ गया, P से P तो कैंसिल हो जाएगा। dt के रेस्पेक्ट में T का अब अवकलन करना है तो क्या बचेगा? एक ही होता है, इसका मान क्या होता है? एक होता है, तो Cp माइनस CV बराबर क्या होगा? nR हो जाएगा। आ गए हम रिलेशन पर, Cp माइनस CV बराबर nR। अब n जो है अगर एक हो तो एक होगा तो Cp माइनस CV बराबर R। यही तो रिलेशन हमें पहुंचना था, Cp माइनस CV बराबर R होता, जो मेयर रिलेशन है वो कैसे होगा? वो इसलिए। तो अब हमें समझ आ गया, अगर हमारे को ये बोल दे Cp माइनस CV रिलेशन को प्रूफ करो, तो Cp माइनस CV रिलेशन को प्रूफ कर दोगे आप? सारा हमने देख लिया है किस हिसाब से करना है, लास्ट में जाके ये वाला यहाँ से चेंज करना होता है क्योंकि ये गैस के लिए जीरो होता है। ठीक है, ऐसा ही एक रिलेशन और होगा। अब Cp माइनस CV में ये रिलेशन तो आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर भी आ गया। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, एक और लिख रहा हूँ इसके साथ ही, वो भी प्रूफ इसी से होगा। मतलब ये अगर फर्स्ट है, इसका सेकंड एक और रूप आएगा जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि Cp माइनस CV इक्वल टू V माइनस DH अपॉन DP एट कांस्टेंट T DP बाई DT एट कांस्टेंट V। किस पे आ रहा है ये वाला? एक तो ये रहा Cp माइनस CV का रिलेशन, एक Cp माइनस CV का रिलेशन वॉल्यूम, ये प्रेशर वाले में आ गया है, ये वॉल्यूम वाले में आ गया। अगर आप वॉल्यूम का जैसे आप बोल गए, इसका मतलब ये हम किसकी हेल्प से कर रहे थे? एंथैल्पी वाले हेल्प से कर रहे थे। इसमें हम एनर्जी वाले की हेल्प से करेंगे, आएगा इसमें भी एनर्जी की काम आएगी, क्योंकि इसमें जब DE अराइज हुआ तो यहाँ से E ने आके इसको काटा था, इसमें DH अराइज होगा तो इसको ये काट देगा। पर अब जैसे इससे हम Cp माइनस CV बराबर R ला सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी Cp माइनस CV बराबर R ला सकते हैं। इसमें ये उस टाइम पे नगण्य मान लिया जाएगा, फिर dP/dt फिर से वही PV बराबर nRT लेके हम इससे भी Cp माइनस CV बराबर nR लाया जा सकता है। तो ये इसका सेकंड है, ये इसका फर्स्ट रिलेशन है। अब पूछ रहे Cp माइनस CV बराबर nR है, ये तो मेरा रिलेशन हो गया। इसको किस किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है? तो इनको ये दो इसकी इक्वेशंस होती है, इसको फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बोला जाता है,
ठीक है, और इसको सेकंड थर्मो इक्वेशंस बोला जाता है। हो गया दोनों। अब ये तो Cp माइनस Cv का पहला रिलेशन अपन ने खत्म कर दिया, और भी होते होंगे। एक रिलेशन और लिख लेते हैं। अब तो सिर्फ हमारे को लैंग्वेज में लिखना है, जो प्रूफ करना था Cp माइनस Cv बराबर R होता है वो हमने कर दिया है। अब एक लिखेंगे हम Cp बराबर Cv भी होता है कंडेंस सिस्टम के लिए। किसके लिए? संघनित तंत्र के लिए Cp बराबर Cv हो जाता है। Cp बराबर Cv हो जाता है। संघनित बोले थे ठोस और द्रव। क्यों? देखो अब क्या है, ठोस और द्रव का कैसे बात करेंगे? सीधी सीधी बात ऐसे है, ठोस और द्रव में आप इसमें हल्का सा टेम्परेचर दीजिए इसको, कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम में अगर ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इन दोनों में अगर आप हल्का सा टेम्परेचर इसको राइज करेंगे, मान लिया 1 सेंटीग्रेड दिया, तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका राइज करने पर इसके वॉल्यूम में कोई मेजर चेंज नहीं मिलता है। सॉलिड के अंदर अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो उसकी पैकिंग थी या जो वो जिस टाइप में था उसकी पैकिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है अभी तक, वो वैसा का वैसा ही है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया इसने, 1 डिग्री टेम्परेचर सहन कर लिया, इसकी कैपेसिटी थी कर भी लिया, पर इसके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार लिक्विड में नहीं है। पर गैस में यही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो गैस के जो अणु होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, तब उनमें Cp और Cv में अंतर आ जाता है, या तो ये बड़ा हो जाता है या ये छोटा हो जाता है। पर सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता, इसीलिए संघनित, ये संघनित अवस्थाएं तो हैं दोनों, कंडेंस ही तो है, तो इसके लिए इनमें कोई अंतर ही नहीं आता Cp Cv में, तो इनका Cp Cv एक सा ही माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कंडेंस सिस्टम के लिए। जनरली अगर कोई पूछ लेवे, अगर अपने को जनरली कोई पूछ लेवे तो आप ये बता सकते हो कि Cp और Cv में बड़ा कौन सा होता है? Cp और Cv में बड़ा कौन सा होता है? Cp हमेशा बड़ा होता है Cv से। ठीक है, वही वॉल्यूम वाली बात है, हल्का सा टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम एकदम से फैल सकता है वाला ही। तो ये लो, अगर जनरल टर्म्स में पूछे, जनरल सामान्यता पूछे, अगर सामान्यता पूछे कि Cp और Cv में कौन बड़ा होगा, सामान्यता अगर कोई पूछे तो Cp और Cv में Cp बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, कंडेंस सिस्टम बोल देवे कि बोल दे कोई कंडेंस सिस्टम है तो Cp Cv में कौन बढ़ेगा? कोई बड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, एक फोर्थ रिलेशन और आएगा जो रियल गैसेस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? रियल गैसेस के लिए आएगा। अब रियल गैसेस के लिए पहले तो जैसे ये तो आदर्श गैस के लिए थे तो Pv बराबर nRT होता था। इसके लिए अब इसके लिए क्या करोगे आप? रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन जानते हो? कौन सी वॉन डेर वाल इक्वेशन? क्या थी? P + an² / v² n - vb v - nb v - nb = nRT। ऐसा रियल गैसेस के लिए। ये तो आइडियल गैस के लिए था, Pv बराबर nRT में था जब सिस्टम। ठीक है, अगर रियल गैस की बात कर जाए तो पहले रियल गैस की जो इक्वेशंस होती है वो वॉन डेर वाल ने दी थी, तो P + an² / v² v - nb = nRT। यहाँ A और B जो है वो दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टर्म्स हैं। मतलब रियल गैस होगा, रियल गैस में या तो कोई एसोसिएशन हो सकता है या डिसोसिएशन हो सकता है, वो अणु आपस में लाइक करें या नहीं भी करें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो Pv तो है, पर इनमें क्या टर्म्स अराई हो जाती है?
या तो उनमें अट्रैक्शन हो सकता है या उनमें रिपल्सन हो सकता है, इसीलिए वॉन डर वॉल ने ये इक्वेशन बनाई थी। तो इसका भी Cp माइनस Cv का रिलेशन है, Cp माइनस Cv रिलेशन बराबर R1 + 2a अपॉन RTV। ठीक है, क्या रिलेशन है? Cp माइनस Cv बराबर R1 + 2a अपॉन RTV। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक और याद रख लो होमोजीनस सिस्टम के लिए, ये अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए, ये कंपटीशन एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से ये सीधे याद रखने के लिए होते हैं। अगर आपको एग्जाम पर्पज़ के लिए बोल दिया जाए तो आप सीधा बता दोगे कि Cp माइनस Cv बराबर ये होता है। अगर वॉन डर वॉल रियल गैस के लिए पूछा जाए तो इसका रिलेशन ये होता है। वैसे होमोजीनस सिस्टम के लिए भी एक रिलेशन होता है कि Cp माइनस Cv बराबर α² Tv बाई बीटा। क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या पढ़ लिया है? Cp Cv का अगर रियल गैस में रिलेशन पूछे तो R+1 + 2a अपॉन RTV, Cp माइनस Cv α² Tv बाई बीटा, और ये वाला Cp माइनस, ये जनरल टर्म्स में ये बड़ा होता है। कंडेंस सिस्टम के लिए Cp बराबर Cv क्या होता है? बराबर होता है। मेयर रिलेशन इन जनरल सबसे जब आदर्श गैस समीकरण हो तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। ठीक है, ये कैसे निकालते वो भी हमने सीख लिया था। ओके, थैंक यू।